देखिए, देश में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हम रोज आप तक खबरें पहुंचाते हैं। इस समारोह से पहले आज एक रिहर्सल शुरू हो गई है। झांकियों की जो परेड है, इसका कार्यक्रम सुबह करीब 10:30 बजे शुरू होगा और इस बार परेड के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 23 झांकियां दिखाई जाएंगी और इनके अलावा परेड में सरकारी महकमों की 6 झांकियां भी शामिल होने जा रही हैं। इन झांकियों में देखिए देश की सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक समेत हर क्षेत्र की प्रगति को दिखाया जाएगा बखूबी। और इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी जो है वो श्री राम, अयोध्या और दीपोत्सव से सजी धजी आपको नजर आएगी। जबकि हरियाणा की अगर हम बात करें तो देखिए झांकी में श्री कृष्ण का विराट रूप देखने को मिलने वाला है। चलिए अब हम आपको सीधा कर्तव्य पथ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां शौर्य और पराक्रम के प्रतीक हमारे जवानों ने रिहर्सल करनी शुरू कर दी है। तस्वीरों में आप जवानों के जोश, उनके जज्बे और साहस के हुंकार को देख सकते हैं। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल, यहां पर कदम ताल करते हुए जवान और उनका शौर्य, उनका जज्बा, उसकी एक झलक आपकी टीवी स्क्रीन पर। वायुसेना, थल सेना के जो जवान हैं वो 26 जनवरी को परेड करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उसकी जो फुल ड्रेस रिहर्सल है उसकी आज तैयारियां हैं, इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है। विविधता को लेकर पुरानी कहावत है, कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर पानी। लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। गणतंत्र दिवस यानी वो दिन जब हम अपनी मजबूत सांस्कृतिक विरासत और ताकत की नुमाइश करते हैं। ये मौका है दुनिया को बताने का कि हम किसी से कम नहीं हैं। राजधानी दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल जारी है, जहां हमारे रणबांकुरे जो हैं कदमताल करते हुए कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। जमीन पर बेहतरीन अंदाज में कदम ताल करते भारतीय जवान, तो आसमान में ये लड़ाकू विमानों के गूंज। दरअसल ये तैयारी है गणतंत्र दिवस पर दिखने वाली देश की ताकत की। आज इसी की रिहर्सल हो रही है, तो फिर 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर थल सेना, वायुसेना, नौसेना और दूसरे सुरक्षा बल के जवान अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का एक ट्रेलर दिखाएंगे। इस दौरान मार्च पास्ट से लेकर जवानों के हैरत अंगेज करतब और युद्ध कौशल का शानदार प्रदर्शन जारी है। देश के जवानों की एक से बढ़कर एक कर्तव्य की गवाह ये दुनिया बन रही है। इस बार का ये गणतंत्र दिवस समारोह सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में होने जा रहा है। पिछले साल राजपथ का नाम कर्तव्य पथ होने के बाद यहाँ पहला गणतंत्र दिवस समारोह होगा। इस साल मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि होंगे। इनके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर उन मजदूरों को भी खास तौर पर बुलाया गया है जिन्होंने कर्तव्य पथ को बनाने में अहम भूमिका निभाई है। हर साल इसी रास्ते पर 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की परेड निकाली जाती है, लेकिन जब इस रास्ते को राजपथ से कर्तव्य पथ बनाया गया, इसमें बदलाव किए गए, कई सारे चेंजेस किए गए, तो प्रधानमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन किया था, इसका अनावरण किया था और सबसे पहले प्रधानमंत्री ने यही बात कही थी कि जब
अगली 26 जनवरी की परेड होगी तो जो श्रमजीवी है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, जो श्रमिक, जिन लोगों ने अपना बलिदान यहाँ दिया है, अपनी मेहनत लगाई है, उन्हें उनका सम्मान दिया जाएगा। और इसी के चलते इस बार 26 जनवरी की परेड में 850 श्रमजीवियों को प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने स्पेशल न्योता दिया है, बुलाया है और उन्हें जो सीट्स आप पीछे देख रहे हैं उनकी फ्रंट सीट्स पर बैठाया जाएगा। लेकिन 26 जनवरी से पहले आज फुल ड्रेस रिहर्सल में देखिए युद्ध कौशल कला, तलवारबाजी और हथियारों के साथ जवानों के शौर्य और पराक्रम, ये बदलते भारत की नई ताकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज देखिए गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल कई वजह से खास हो जाती, क्योंकि यहाँ पर बहुत शानदार नजारा देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको बता दें, रास्ते जो हैं आसपास के उनको बंद कर दिया जाता है सुरक्षा के लिहाज से, जबकि कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं। अब से कुछ देर में यानी सुबह 10:30 बजे फुल ड्रेस रिहर्सल शुरू हो जाएगा। परेड विजय चौक से शुरू होकर हम आपको बता दें कर्तव्य पथ से होते हुए लाल किले पर समाप्त होगी। इस दौरान देखिए विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ पर यातायात की जो अनुमति है वो नहीं होगी। बिल्कुल, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और सुभाष मार्ग पर ट्रैफिक की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही परेड समाप्त होने तक रफी मार्ग, जनपद और मानसिंह रोड पर क्रॉस ट्रैफिक भी नहीं होगा, ये आप ध्यान में रखें। बिल्कुल सरगम। और देखिए लोधी रोड, मैक्स मुराद मार्ग और महर्षि रमन मार्ग, विशप मार्ग, सुब्रमण्यम भारती मार्ग और लाला लाजपत राय मार्ग पर जाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक लग सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन स्टेशनों पर दोपहर 12 बजे तक चढ़ने और उतरने की अनुमति नहीं होगी। देखिए राजधानी में 15 फरवरी तक ड्रोन उड़ाने पर भी रोक रहेगी। तो ये तमाम जो चीजें हैं आप अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि एडवाइजरी जो है जारी कर दी गई है ताकि आप ट्रैफिक में ना फंसे। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस फुल ड्रेस परेड रिहर्सल और गणतंत्र दिवस परेड को लेकर कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की ओर से ट्रैफिक एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। इसमें असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। देखिए बात अगर इस एडवाइजरी की करें तो इसके मुताबिक कल रात से 23 जनवरी यानी आज कार्यक्रम खत्म होने तक गौतम बुद्ध नगर से दिल्ली में एंट्री कर कहीं जाने वाले जो मालवाहक वाहन हैं उन्हें दिल्ली में प्रवेश नहीं करना चाहिए, प्रतिबंधित रहेगा। इसी तरह 25 जनवरी की रात 10 बजे से 26 जनवरी को कार्यक्रम खत्म होने तक ये पाबंदी जो है ये लागू रहेगी। बिल्कुल सबसे क्रूशल टाइम ये होता है। साथ ही साथ आपको बता दें चिल्ला रेड लाइट से लेकर दिल्ली में एंट्री कर रही कहीं जाने वाली गाड़ियां यू टर्न लेकर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे होकर जा सकेंगे। साथ ही साथ डीएनडी से दिल्ली में एंट्री कर रहा कहीं जाने वाली गाड़ियां जो हैं डीएनडी टोल प्लाजा से यू टर्न लेकर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से होकर जा सकेंगे। ये रास्ता है। बिल्कुल। और कालिंदी कुंज यमुना से दिल्ली होकर जाने वाले वाहन यमुना नदी से पहले अंडरपास सिराहा से डाइवर्ट किए जाएंगे, जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर होकर अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे। बिल्कुल देखिए यातायात में असुविधा पर हेल्पलाइन नंबर भी आपको बता दें। हेल्पलाइन नंबर है 9971 009001 पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप तमाम जानकारी इस पर ले सकते हैं। आपको बता दें आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और हर भारतीय जो है उन्हें नमन कर रहा है। संसद से लेकर बंगाल तक कई जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम भी उठाया। आपको बता दें इसकी नींव जो है अंडमान निकोबार से रखी जाएगी, जहां भारत के जाबाजों को देश के अपने तरीके से श्रद्धांजलि देगा। नेताजी की जयंती पर होने वाले कार्यक्रम के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी खुद अंडमान निकोबार पहुंच गए हैं और रविवार रात पोर्ट ब्लेयर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत भी हुआ। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी के वो नायक जो 75 साल बाद भी हर भारतीय के दिलों में धड़कते हैं। अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने वाले हर भारतीय उनका हमेशा कर्जदार रहेगा। आज देश इसी नायक को याद कर रहा है और ये मौका है नेताजी की 126वीं जयंती का, जिसे पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। इसके लिए दिल्ली, बंगाल और अंडमान निकोबार समेत कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
इसी खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी अंडमान निकोबार में 21 द्वीपों के नाम परमवीर चक्र से सम्मानित जाबाजों के नामों पर रखेंगे। पीएम इस कार्यक्रम में ऑनलाइन शामिल होंगे। वहीं इस दौरान जिन जाबाजों के नाम पर ये द्वीप रखे जाएंगे उनमें मेजर सोमनाथ शर्मा, सूबेदार और ऑनरेरी कैप्टन करम सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघव राणे, नायक जदुनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, कैप्टन जीएस सलारिया, लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा, सूबेदार जोगिंदर सिंह, मेजर शैतान सिंह, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशेर बुरजोरजी तारापुर, लांस नायक अल्बर्ट एक्का, मेजर होशियार सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह, मेजर रामास्वामी परेश्वरन, नायब सूबेदार बाना सिंह, कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, सूबेदार मेजर संजय कुमार और सूबेदार मेजर रिटायर्ड ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव शामिल हैं। यूं तो इन जाबाजों का नाम इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीप भी इसकी जीती जागती पहचान होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात भारतीय नौसेना के नए सिपह सलार आईएनएस वागीर की, जो आज देश की नौसेना में कमीशन कर दी जाएगी। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस आईएनएस वागीर हिंदुस्तान की समुद्री सीमाओं का नया सिकंदर है। ये जब समंदर की लहरों में उतरेगी तो शौर्य, पराक्रम और भारत की सशस्त्र सेनाओं के साहस और सक्षम को बढ़ाने की गौरव गाथा में एक और नया अध्याय जो है वो जुड़ जाएगा। इसके शामिल होने के बाद नौसेना की ताकत में बढ़ोतरी होगी, साथ ही दुश्मन की रूह कांप उठेगी। समंदर का वो ताकतवर योद्धा जिसे कहा जाता है साइलेंट किलर, गहरे पानी में गोते लगाने का हुनर, पूरी रफ्तार से लहरों को चीरने का दम, समंदर के तल से आसमान तक मिसाइलों का प्रहार, भारतीय नौसेना को समंदर का नया बाहुबली मिलेगा। आज जब देश शूरवीरों को सलाम कर रहा होगा, तब समंदर की लहरों पर जल सीमा का नया प्रहरी उतरेगा, जिसका नाम है आईएनएस वागीर। भारतीय नौसेना की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। पराक्रम दिवस के मौके पर आज आईएनएस वागीर भारतीय नौसेना में कमीशन किया जाएगा। मझगांव डॉक शिपयार्ड में तैयार हुई शानदार सबमरीन की कमीशनिंग इसकी जन्म स्थान पर ही होने जा रही है। इसमें शामिल होने के बाद नौसेना की ताकत में बढ़ोतरी होगी, साथ ही दुश्मन की रूह कांपेगी। ये खतरनाक मिसाइलों और टॉर्पीडो से लैस है। आईएनएस वागीर आधुनिक नेविगेशन और ट्रैकिंग तकनीकों से लैस है। ये समंदर में बारूदी सुरंग बिछाने में सक्षम है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इसका कोई मुकाबला नहीं। निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने में भी ये सक्षम है। इसमें 533 mm के 6 टॉर्पीडो ट्यूब हैं। इनसे 18 टॉर्पीडो मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। आईएनएस वागीर एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल लॉन्च करने में भी सक्षम है। समंदर की सरहदों को दुश्मनों से महफूज रखने के लिए भारत के प्रोजेक्ट 75 के तहत ये 5वीं पनडुब्बी नौसेना में शामिल हो रही है। 4 पनडुब्बियां पहले से समंदर की सरहदों की रखवाली में जुटी हैं। कलवरी क्लास की ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन पूरी तरह से मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की शानदार मिसाल है। स्वदेशी तकनीक से बनी इस सबमरीन में वो तमाम खूबियां हैं जो इसे समंदर में युद्ध का ऑलराउंडर बना देती है। भारत के उसमें बहुत ही बड़ा स्टेप है, क्योंकि इसमें हमने मैक्सिमम जो कंस्ट्रक्शन पूरी तरह एमडीएल ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर कंप्लीटली इंडिजनाइज किया है। एंड जो ट्रायल्स भी हैं वो नेवी और एमडीएल मिलकर के पूरा किया ट्रायल्स।
और साथ में ये इसमें जो अकूस्टिक फीचर्स जो हैं वो लेटेस्ट अकूस्टिक फीचर्स हैं जो इस सबमरीन को बहुत साइलेंट रखता है, जो एक सबमरीन के लिए बहुत ही जरूरत है। आईएनएस वागीर भारत में बनी सबसे शक्तिशाली पनडुब्बियों में से एक है। इस सबमरीन की ये खासियत है कि ये अपने मिशन को बेहद खामोशी से अंजाम देती है। यानी जब आईएनएस वागीर दुश्मन की थाह लेने सागर की गहराइयों में उतरेगी तो शत्रु और उसके रडार दोनों ही अपनी ओर आते इस खतरे को भांप नहीं पाएंगे। रडार की पकड़ में आए बिना दुश्मनों पर हमला कर उसकी जल समाधि बना देने की इस करामाती तकनीक को स्टिल्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है और आईएनएस वागीर की यही स्टिल्थ टेक्नोलॉजी इसे बेहद घातक बनाती है। अकूस्टिक स्टेल्थ और मैग्नेटिक स्टेल्थ वगैरह वो सब इसमें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है और इसीलिए स्कॉर्पियन, जैसे आपने बताया था, कल्वरी क्लास, हम इंडियन नेवी में हम कल्वरी क्लास बोलते हैं इसको, तो ये बहुत ही साइलेंट माना जाता है इसीलिए क्योंकि इनका सारे स्टेल्थ फीचर्स है, ये ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। ये पनडुब्बी लंबे समय तक समंदर में रहकर कई मुश्किल मिशन को एक साथ पूरा कर सकती है और इसकी ये खूबी वागीर को बेहद खास बना देती है। करीब 2 साल तक समुद्री ट्रायल के बाद इस पनडुब्बी को नौसेना का योद्धा बनने का गौरव हासिल हुआ। इन 2 साल में आईएनएस वागीर को कई मुश्किल परीक्षण से गुजरना पड़ा। समंदर में इसका सामना तूफानी लहरों से हुआ। गहराई में पूरी रफ्तार से घूमने की इसकी क्षमता परखी गई। युद्ध जैसे हालात में हमला करने की इसकी काबिलियत जांची गई। सभी सख्त पैमानों पर खरा उतरने के बाद ही इस सबमरीन को पिछले 20 दिसंबर को नौसेना के हवाले किया गया। आईएनएस वागीर को समुद्र का साइलेंट शार्क भी कहा जाता है क्योंकि इसकी क्षमता शार्क की तरह है जो चुपचाप आती है और अपने शिकार को निगल जाती है। ऐसे में भारतीय नौसेना में आईएनएस वागीर के शामिल होने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत 3 गुना बढ़ जाएगी। कैमरामैन महेश मौर्य के साथ पारस दामा। आपको भगवान काशी विश्वनाथ की नगरी काशी के सर पर ये चलते हैं, वो भी बोट रैली के जरिए। देखिए, बनारस में एक दिन पहले यानी रविवार को बोट रैली का आयोजन हुआ और इस बोट रैली के जरिए पर्यावरण को बचाने का एक संदेश दिया गया, क्योंकि इसमें देखिए सीएनजी से चलने वाली जो बोट हैं उन्होंने हिस्सा लिया और बोट रैली को देखने के लिए गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में लोगों ने का जो जमावड़ा है वो जमघट लग गया। शाम ढलते ही गंगा घाटों का नजारा जो है और खास हो गया। इस दौरान लेजर लाइट शो ने भी अपनी चमक बिखेरी। इस दौरान फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन ने लोगों का ध्यान जो है अपनी ओर आकर्षित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सपना रहा। काशी में गंगा की लहरों पर सीएनजी रैली खत्म होते ही गंगा किनारे का नजारा रंगीन हो गया। जश्न की ये रात इस वजह से भी है कि काशी में अब देश का दूसरा रिवर्स सीएनजी स्टेशन बनेगा, जिसका ऐलान खुद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यहां किया। रैली पूरी होते ही ऊर्जा मंत्री और केंद्रीय मंत्री नमो घाट से क्रूज पर सवार हुए। दशाश्व में घाट पहुंचकर गंगा आरती के दर्शन किए। इस दौरान यूपी के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा भी साथ नजर आए। काशी के नमो घाट से रैली को हरी झंडी दिखाने के बाद केंद्रीय मंत्री ने अपनी खुशी भी जाहिर की, जिसमें उन्होंने बताया कि काशी में सैकड़ों नावों को डीजल से आजादी मिल गई है। अब यहां 580 से ज्यादा नाव सीएनजी से लैस हो चुकी हैं। इस रैली का मकसद ग्रीन एनर्जी के प्रति लोगों को जागरूक करना है। जुलाई के महीने में शायद माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाहा था कि ये जो यहाँ पे बोट्स हैं ये डीजल की जगह सीएनजी पे चलनी चाहिए। और मैं गेल का, उनके सीएमडी का उनको धन्यवाद करता हूं। उस समय शायद ये हमने टारगेट रखा था कि 500 बोट्स की कन्वर्जन होगी सीएनजी में। आज मुझे आप बता रहे थे कि 580 शायद हम ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं और टारगेट है कि आने वाले समय में 2000 बोट्स जो है ये सीएनजी पे चलेंगे। गंगा में नमो घाट से शुरू हुई सीएनजी बोट रैली संत रविदास घाट पर आकर समाप्त हुई। 100 से ज्यादा सीएनजी बोट ने गंगा में 12 किलोमीटर की लंबी दूरी 90 मिनट में तय की। भारत में पहली बार इस तरह की रैली की गई है। अगले महीने यूपी में होने वाले G20 से पहले बेंगलुरु में 2 फरवरी से एनर्जी वीक मनाया जाएगा। इसी के लिए काशी में सीएनजी बोट्स की रैली की गई।
गंगा में दुनिया की पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सीएनजी आधारित बोट चली। गंगा में कुल 657 रजिस्टर्ड बोट हैं, जिनमें से 587 को सीएनजी में कन्वर्ट कर लिया गया है। करीब 90% नावें ग्रीन एनर्जी से चल रही हैं। बाकी नावों को भी इसी साल सीएनजी कर लिया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि काशी के घाट पर हुई ये बोट रेस पेट्रोलियम कंपनी की नावों के साथ हुई। सरकार को भरोसा है कि काशी से दिया गया हर संदेश पूरी दुनिया में जाता है, इसीलिए इस बार गंगा से ग्रीन ऊर्जा का संदेश देने की कोशिश हुई है, जिसे अविरल निर्मल गंगा की गूंज के साथ पूरी दुनिया में फैलाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड के श्रीनगर में आपदा के 9 साल बाद मां धारा देवी के मंदिर फिर अपनी जगह पर स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 28 जनवरी को एक कार्यक्रम आयोजित होगा। इससे पहले 16 जून 2013 को मां धारी देवी को दूसरे स्थान पर विराजमान किया गया है, लेकिन अब नया मंदिर अलकनंदा नदी से ठीक 21 मीटर ऊपर मूल स्थान पर बनाया गया है। पौराणिक मंदिर 9 साल पहले श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के कारण अलकनंदा नदी में बनी झील में डूब चुका था। भारतीय क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ियों ने उज्जैन में महाकाल मंदिर में दर्शन किए। इनमें देखिए सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर भी शामिल रहे। यहां उन्होंने बाबा महाकाल के मंदिर में भस्म आरती के दर्शन किए और फिर अभिषेक पूजन भी किया। इस दौरान देखिए इन सभी ने ऋषभ पंत के जल्द स्वस्थ होने की मनोकामना भी मांगी। साथ ही साथ देखिए सड़क हादसे में आपको बता दें कि घायल ऋषभ पंत का मुंबई के अस्पताल में इलाज लगातार जारी है और इससे पहले वहां पहुंचे इन खिलाड़ियों का मंदिर समिति ने स्वागत किया। असल में मंगलवार को यानी कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच इंदौर में वनडे मैच खेला जाएगा और इससे पहले ये खिलाड़ी बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए यहां पहुंच गए। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी धाम में आस्था का महाकुंभ लगा है। यहाँ धार्मिक महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मेहंदीपुर बालाजी के धाम पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। यहाँ धार्मिक महोत्सव और भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस सिलसिले में मंदिर की भव्य सजावट की गई है और शानदार पंडाल बनाया गया है, जिसकी छटा देखते ही बनती है। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटिंग काफी मनभावन माहौल पेश कर रही है। शास्त्रों और पुराणों की कथाओं पर आधारित झांकियां भी यहाँ लगाई गई हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। श्री राधा कृष्ण जी की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है 28 तारीख को। उसके उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का समारोह किया जा रहा है। यही विचार है कि सब लोग इससे से ज्यादा लाभ उठाएं और पुण्य के भागी बने। मेहंदीपुर बालाजी हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। इसे सिद्धपीठ माना जाता है। ये राजस्थान में दौसा और करौली जिले की सीमा पर स्थित है। यहाँ राजस्थान ही नहीं बल्कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल से भी लोग बालाजी के दर्शन पूजन के लिए आते हैं। माना जाता है कि बालाजी के दरबार में लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 1000 वर्ष करीब पुराना इतिहास है यहाँ का। यहाँ पहले जंगल हुआ करता था। 2 पहाड़ों के बीच में मूर्ति निकली हुई है, स्वयंभू मूर्ति है। धीरे धीरे यहाँ चमत्कार दिखने लगे, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी, लोगों की श्रद्धाएं बढ़ने लगी। इसी तरह से लोग यहाँ आने लगे। मेहंदीपुर बालाजी धाम में महोत्सव 7 दिनों तक चलेगा। इस दौरान कलश यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होंगी। महोत्सव के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। संदीप मीणा, मेहंदीपुर बालाजी, गुड न्यूज टुडे। अरुणाचल प्रदेश के सिजोसा में जंगली जानवरों को बचाने के लिए हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया और जहां
बच्चों ने जंगली जानवरों का मुखौटा पहनकर उन्हें बचाने की गुहार लगाई। इस दौरान देखिए पक्षियों को निशाना बनाने वाले गुलेल को भी जलाया गया और पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। वहां लोगों से जंगली जानवरों की रक्षा करने की अपील भी की गई। मुखौटा पहने बच्चे किसी को डराने के लिए जानवर नहीं बने हैं, बल्कि जंगली जानवरों को बचाने के लिए मुहिम चला रहे हैं। यह तस्वीर अरुणाचल प्रदेश के सिजुसा की है, जहां जंगली जानवरों को बचाने के लिए हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जहां बच्चों से लेकर जवान लोग इसमें शामिल हुए। ये अनोखा आयोजन हॉर्नबिल पक्षी को बचाने की मुहिम का हिस्सा है। दरअसल हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। इस चिड़िया की चोंच गाय के सींग के आकार में होने के कारण इसको हॉर्नबिल कहा जाता है, जो पेड़ों के कोटरों में अपना घोंसला बनाते हैं, जो अब खत्म होने के कगार पर हैं। इसी को लेकर बच्चों ने जंगली जानवरों का मुखौटा पहनकर उन्हें बचाने की गुहार लगाई। पक्षियों को निशाना बनाने वाले गुलेल को जलाया गया और पर्यावरण संरक्षण की भी शपथ दिलाई गई। वहीं लोगों को जंगली जानवरों की रक्षा करने को कहा गया। सिजुसा शहर में आयोजित इस महोत्सव में अरुणाचल प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री माना नाटुंग भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने लोगों से राज्यों के वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण का आह्वान किया। साथ ही लोगों को जानवरों का शिकार नहीं करने की सलाह दी। जिस हिसाब से जो नेस एडेप्टेशन और जिस हिसाब से जो यहाँ का जो गरा वो सोसाइटी ने शुरू किया और यहाँ का स्थानीय यहाँ का लोगों ने और खास करके पाके के डिस्ट्रिक्ट या सेजोसो का लोग इतना अच्छा से जो कंजर्वेशन को प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन जो जिस हिसाब से जो नेचर को बचाने का वाइल्ड लाइफ को बचाने का काम कर रहा है। यह फेस्टिवल यहाँ जंगली जानवरों की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक बनाने के मकसद से हर साल आयोजित किया जाता है। यहाँ बच्चे जंगली जानवरों को बचाने की हर कोशिश कर लोगों को जागरूक करते हैं। युवराज मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं पतंगों से भरे आसमान में। कर्नाटक के बेलगावी में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जहां देश के अलग अलग हिस्सों से आए पतंगबाजों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी इस तरह पतंगबाजी का मेला लगा। यहां रंग बिरंगी पतंगों से आसमान जो है सजा हुआ नजर आया। पतंगों के शौकीन और पतंगबाज बड़ी संख्या में यहाँ शामिल हुए। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से पटा है। ये तस्वीरें मकर संक्रांति के बाद की है और कर्नाटक के बेलगावी के उस ठिकाने की, जहां इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल मनाया गया, जहां देश भर से अलग अलग ठिकानों से आए पतंगबाजों ने अपने हुनर का जौहर दिखाया। पहले जरा इस पतंग को ले लीजिए, कुछ नहीं तो 100 पतंगे एक कतार में होंगी, जो आसमान में ऐसे इठला रही हैं मानो अपनी आजादी का जश्न मना रही है। और इसके ठीक बगल में इसकी जुड़वा बहन भी जैसे गोते लगा रही हो। एक साथ कतार में सजी इन पतंगों की माँ यानी बड़ी पतंग सबसे ऊपर आसमान में लहरा रही हो, जो मानो अपने बच्चों को अपनी तर्ज पर उड़ना सिखा रही है। अब दूसरी पतंग देखिए। ये पतंग आकर्षक भले ही हो, लेकिन डरावनी नजर आ रही है। हालांकि रंगों के तालमेल ने इसकी खूबसूरती बरकरार रखी है। कुल 12 देशों से पतंगबाज भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ पतंगों के साइज और उनके अलग अलग अंदाज देखने को मिले हैं। इस आयोजन को करते हुए सालों हो गए हैं। हमारे देश से जो अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाज है वो लगभग 30 पतंगबाज इसमें भाग ले रहे। लगभग 4 दिन का ये महोत्सव रहेगा। इसमें 2 दिन अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव और 1 दिन बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन रहेगा। उमंग यूथ फेस्टिवल है, चिल्ड्रंस फेस्टिवल है, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स है। तो 4 दिन में लगभग 3-3.5 लाख लोग इसमें भाग लेंगे देखने के लिए। अब जरा यहाँ उड़ने वाले पतंगों पर भी नजर डालिए। यहाँ आई लव बेलगाम नाम से पतंग है, तो वहीं
साउथ की सुपरहिट फिल्म कंटारा से भी जुड़ी पतंग भी देखी जा सकती है। इसके अलावा इंडिया की पहचान से जुड़ी पतंग भी यहाँ आसमान में लहराई गई। क्योंकि यहाँ देश भर से भी पतंगबाज आए हैं, तो वो अपने साथ पतंगों की क्या खासियत लाए हैं, ये भी समझिए। पंजाब से मैसेज ऑफ पीस जो एंड फ्रेंडशिप लेके आए हैं, उसी के संदर्भ में हमने हमारी पतंग जो है उसी के रिगार्डिंग में बनी है। इसमें हम एक महात्मा गांधी पतंग लेके आए हैं, जो कि जिनको द महात्मा भी कहा जाता है और शांति के प्रतीक माने जाते हैं। उसकी लंबाई तकरीबन 26 फुट की है और उसी के साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली पतंग लेके आए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बेटियों को हम उतना महत्व दें और उनको पढ़ाएं जैसा उनको सोसाइटी में एक वो प्रेस्टीज मिलनी चाहिए वो उनको दें। और इसी के साथ साथ हम एक टाइगर पतंग लेके आए हैं। ये आयोजन 4 दिन चलेगा, जिसमें 2 दिन पूरी तरह से पतंगबाज के नाम है, जिसमें बच्चों के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। लेकिन शो का दूसरा सबसे बड़ा आकर्षण बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर देश भर में लोग अपने अपने तरीके से उन्हें याद कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में नेताजी की 18 फीट की पेंटिंग बनाई गई और खास बात यह रही कि इसे बनाने वाला महज 16 साल का लड़का है और उन्होंने ये पेंटिंग कहीं से सीखी नहीं है। इस लड़के का कहना है कि वो अपनी पेंटिंग के जरिए नेताजी की विचारधारा को देश भर के युवाओं तक पहुंचाना चाहता है। उसकी कोशिश जाहिर तौर पर यही है कि आज का युवा जो है वो नेताजी के बारे में जाने, उनकी विचारधारा को समझे और उनकी राह पर अग्रसर हो। तेलंगाना सरकार बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए कई कदम उठा रही है। इसी कड़ी में हैदराबाद के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को रोबोटिक्स ट्रेनिंग क्लासेस दी जा रही है, जो बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क प्रदान की जा रही है। लेकिन 240 बच्चे रोबोटिक्स ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसके लिए स्कूल में एक रोबोटिक लैब भी है। वहीं बच्चों ने एक एंटी कोविड कैंप भी बनाया है, जो सामाजिक दूरी बनाए रखने के काम आती है। अगर कोई 1 मीटर के करीब आता है तो सेंसर काम करने लगता है और बजर बजने लगता है, जिससे हम सतर्क हो सकते हैं। इसे बच्चों ने कड़ी मेहनत कर 1 दिन में ही बनाया है।